चलो शायरी, बैठो, बैठती क्यों नहीं हो? चलो आज आपको पढ़ाने हैं बच्चों सेकेंडरी रूल्स। किसके? उससे पहले आपको मैं सारे प्राइमरी रूल एक बार रिवाइज करा देता हूं आदत अनुसार। मेरी तरफ देखो। पहला रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, मेरी तरफ सुनते जाना बस जल्दी जल्दी। देखो, जब भी वर्ड के कोई ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग हो तो उसे उस ऑर्डिनरी और नेचुरल सेंस में समझना है प्लेन रीडिंग से। लेकिन अगर मान लो कोई वर्ड को समझने से उसके दो मतलब निकल रहे हैं, एक नैरो है एक वाइडर है, और वाइडर मतलब निकालने से उसका एक का ऑब्जेक्ट अचीव हो रहा है, तो आपको एक का ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए उसे वाइडर सेंस में समझना चाहिए, ना कि नैरो सेंस में। और तीसरा और आखिरी, अगर कोई वर्ड में टेक्निकल वर्ड भी यूज हो रहे हैं लिटरल कंस्ट्रक्शन में, तो आपको टेक्निकल वर्ड को टेक्निकल सेंस में ही समझना है, ऑर्डिनरी सेंस में। दूसरा सबसे शानदार रूल है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, इसको कॉमन सेंस रूल भी बोल सकते हैं। ये कहता है कि अगर किसी वर्ड को लिटरल कंस्ट्रक्शन करने से, उसके ऑर्डिनरी मीनिंग से, उसके ग्रामेटिकल मीनिंग से उसका मतलब नहीं निकल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा उसका क्या मतलब है ऑर्डिनरी मीनिंग से, तो आप उसको पॉपुलर सेंस में जानोगे, उसके रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करोगे, मतलब उसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करोगे, उसके ग्रामेटिकल मीनिंग से नहीं चलोगे। सब में एग्जांपल दिए हैं आपको। फिर तीसरा मैंने आपको बताया हार्मोनाइज कंस्ट्रक्शन। अगर आप कोई लॉ की लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, वर्ड को पढ़ रहे हो, किसी प्रोविजन को पढ़ रहे हो, और एक प्रोविजन दूसरे प्रोविजन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो आप उसको ऐसे पढ़ोगे जैसे कि पूरे सेक्शन एक ही है, हार्मनी लाओगे ताकि एक्ट का ऑब्जेक्ट अचीव हो सके। इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल दिए, नॉट विद स्टैंडिंग लगाकर, सब्जेक्ट टू लगाकर, विदाउट प्रीजुडाइज लगाकर, इस तरीके से एक्ट में हार्मनी लाई जाती है। ठीक है, तीसरा और तीसरा हो गया। चौथा रूल बताया मैंने आपको, हेडन्स रूल या मिसचीफ रूल। हेडन्स रूल में मैंने आपको बताया कि अगर मान लो एक्ट के किसी प्रोविजन में कोई मिसचीफ है, कोई एरर है, तो आप उस मिसचीफ को दूर करोगे और इंजर्ड पार्टी को रेमेडी प्रोवाइड करोगे। उसका इंटरप्रिटेशन ऐसे करोगे कि वो मिसचीफ दूर हो जाए, रेमेडी प्रोवाइड हो जाए। लेकिन इसके लिए चार बातें होनी चाहिए। चार बात, व्हाट वाज द लॉ, कि आपके एक्ट करने से पहले लॉ क्या था, एक्ट में क्या डिफेक्ट था, मिसचीफ था, हमने रेमेडी कैसे प्रोवाइड करी, एंड रीजंस, हमने ये रेमेडी क्यों प्रोवाइड करी। इससे ही मिलता जुलता एक और है रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, पांचवा। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन भी यही बोलता है, क्या क्या बोलता है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, कि अगर किसी अंडर प्रिविलेज बंदे के साथ किसी तरह का हार्म हुआ है एक्ट के किसी प्रोविजन की वजह से, तो आप बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का रूल लगाकर इंटरप्रिटेशन करके उस अंडर प्रिविलेज बंदे को क्या दोगे, प्रिविलेज दे दोगे। इसमें भी एग्जांपल दिया था गिफ्ट ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन, के वर्कमैन की डेफिनेशन के अंदर अगर फोर्थ क्लास स्टाफ नहीं आ रहा है तो आप उसको भी इंक्लूड करके उसको भी कंपनसेशन दोगे ताकि वो अंडर प्रिविलेज को क्या मिल जाए, प्रिविलेज मिल जाए। वेरी गुड। पांचवा। छठा पढ़ाया था मैंने आपको एडजस्टम जेनिस, छठा ही था या सातवां था ना, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ये बड़ा सिंपल था। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है जहां पर वर्ड के उल्टे मीनिंग निकलेंगे। और का इंटरप्रिटेशन एंड से होगा, एंड का इंटरप्रिटेशन और से होगा, मे का इंटरप्रिटेशन मस्ट से होगा, मस्ट का इंटरप्रिटेशन मे से होगा। सब तरह के एग्जांपल आपको दिए और एंड का मतलब भी बताया। और एक तरीके का डिसजंक्टिव पार्टिकल है जो दो वर्ड को अलग करने का काम करता है। एंड एक तरह का कंजस्टिव पार्टिकल है जो दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। मे एक तरीके से डिस्क्रिशनरी है, आप करो तो करो नहीं तो मत करो। और मस्ट एक तरीके से मैंडेटरी है, आपको करना ही। तो कई बार प्रोविजन में मस्ट है लेकिन इंटरप्रिटेशन मे से निकलता है, कई बार मे है लेकिन इंटरप्रिटेशन मस्ट से निकलता है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। और सातवां और आखिरी रूल ऑफ एडजस्टम जेनरिस। एडजस्टम जेनरिस में मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड है, उसकी एक कैटेगरी है, उसको फॉलो करते हुए जनरल वर्ड है, जनरल वर्ड का अपना कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो जनरल वर्ड अपना मीनिंग कहां से ले लेंगे, स्पेसिफिक वर्ड से। लेकिन ये रूल कब नहीं लगेगा, जब जनरल वर्ड का अपना खुद का मीनिंग हो, जब जनरल वर्ड की एक्ट में डेफिनेशन हो, जब जनरल वर्ड स्पेसिफिक वर्ड को फॉलो ना कर रहे हो बल्कि जनरल वर्ड पहले आ रहे हो, जनरल वर्ड पहले आ रहे हो। सबके एग्जांपल दिया आपको। और फिर जब स्पेसिफिक वर्ड की लिस्ट एग्जॉस्टिव हो, स्पेसिफिक वर्ड में अगर 4 वर्ड है तो 4 ही आ रहे हैं, अब जनरल वर्ड के लिए कोई वर्ड बचे ही नहीं है, तो फिर ये रूल अप्लाई होगा। एकदम अच्छे से सातों रूल याद हो जाने चाहिए आपको। आज अब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इनके नाम पे मत जाना है, बड़े गंदे नाम है लेकिन इनके मतलब बड़े प्यारे हैं। और ये सेकेंडरी है तो इसका मतलब नहीं है ये बाद में आए हैं तो इनका कोई महत्व नहीं है।
इनका उतना ही महत्व है जितना प्राइमरी का है। प्राइमरी क्या थे, पहले से चले आ रहे थे, फिर कुछ लॉ मेकर्स ने ये सेकेंडरी रूल भी इंटरप्रिटेशन के निकाले, तो ये बाद में छपे। तो ये बाद में छपे हैं तो इसका कोई महत्व कम नहीं हो जाता, ये छपे बाद में है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, सेकेंडरी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि पहले दिया था शायद किसी कॉन्टेक्स्ट में ये एग्जांपल आपको, कि महेंद्र सिंह धोनी जब इंडियन क्रिकेट टीम में आए, ठीक है, तो उनका काम था एक विकेट कीपर बैट्समैन का, एक विकेट कीपर का, कि वो विकेट कीपर है भाई साहब, उन्हें विकेट कीपिंग के लिए लिया गया था। तो ये उनका प्राइमरी फंक्शन हो गया। क्या हो गया उनका प्राइमरी फंक्शन। लेकिन जब उनको देखा कि यार ये 7वें 8वें नंबर पे आके अच्छी बैटिंग करता है, तो उसको प्रमोट किया और 4थे नंबर पे उतारा। उस समय युवराज सिंह के साथ 4थे नंबर पे वो बैटिंग करते थे, बहुत सारे रन बनाए उन्होंने 4थे नंबर पे आके। तो ये उनका सेकेंडरी फंक्शन हो गया कि लो चलो भैया यहाँ पे भी इनको काम करवाओ। फिर बोला इनका दिमाग भी बहुत बढ़िया है, विकेट कीपिंग में दिखता है, जब भी रिव्यू लेता है सही जाता है, ये है वो है, तो इसको कैप्टन भी बना दिया। ये उसका कंटिजेंट थर्ड फंक्शन हो गया, ठीक है, टर्शरी फंक्शन हो गया। तो क्या टर्शरी वाला कम इंपॉर्टेंट है प्राइमरी वाले से? सारे फंक्शन इक्वल इंपॉर्टेंस है, जैसे जैसे काम मिलता गया वैसे वैसे नाम होता गया, ठीक है। तो इसी तरीके से प्राइमरी रूल क्या है, जो पढ़ा दिए, ये बाद में छपे इसलिए सेकेंडरी है। कभी और कोई रूल आ जाएगी तो टर्शरी बन के छप जाएंगे, लेकिन टर्शरी बनने से कोई उनका रोल या इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होगा, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अब ये लैटिन फ्रेज है नॉस्टेरिया एस सॉसिस, पता नहीं इसको मैंने सही बोला कि नहीं, ठीक है। अरे भाई ऐसे ही बोलते इसको, लैटिन अंग्रेजी है ये, नॉस मितूरा नहीं है, मितूरा वितूरा, ठीक है। देखो नॉस्टेरिया एसोसिस बोलते इसको, हाँ नॉस्टेरिया एसोसिस, इसका मतलब सुनो, नॉस्टेरिया का मतलब होता है नॉन, नॉन, ए का मतलब होता है बाय, नॉन बाय। सोसिस का मतलब होता है एसोसिएट, सोसिस एसोसिएट, ठीक है। क्या क्या पढ़ना पड़ता है देखो तुम, ठीक है। एक तो अभी अंग्रेजी ही हमारा खून चूस रही थी, अब ये और पढ़ो। नॉस्टेरिया एस सॉसिस, इसका अंग्रेजी में मतलब होता है नॉन बाय एसोसिएट। क्या है? नॉन बाय एसोसिएट। बहुत बढ़िया रूल है, शानदार एकदम, मेरी तरफ देखना। देखो कोई वर्ड का मतलब अगर खुद से नहीं निकल रहा है तो उसके सराउंडिंग में जो वर्ड्स है उनको पढ़ के उस वर्ड का मतलब निकाला जाए। तुम इसे एडजस्टम जेनरिस से कंपेयर करोगे, लेकिन अलग चीज़ है। पूरा समझा देने देना मुझे, फिर जो भी डाउट हो पूछना, अच्छे से समझाऊंगा। सामने देखो, कभी भी अगर एक्ट में 2 या 2 से अधिक ऐसे वर्ड है जिनका खुद से कोई मतलब नहीं निकल रहा है, पढ़ने के वजह से समझ ये क्या वर्ड है बे यार, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, तो पूरी लाइन पढ़ो, पूरा पैराग्राफ पढ़ो, पूरा लॉ पढ़ो, और पूरा पैराग्राफ पढ़ के अगर उसका कोई मतलब निकल में आ रहा है तो उसको उस मतलब से जानो। फिर उसका स्पेसिफिक क्या मतलब है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। जैसे बचपन से एक कहावत है, तुमने जरूर सुनी होगी, ज़रूर 100% सुना होगा, कि किसी बंदे का कैरेक्टर अगर जज करना है तो ये देखो कि वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है। संगति का असर, ठीक है। जैसी उसकी संगति होगी उसके लक्षण उसमें दिख जाएंगे। वो जिस तरह के लोगों के साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता भी है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा वो बंदा कैसा है। या अगर वो वैसा नहीं भी होगा तो सोसाइटी तो उसको वैसे ही जज करने लगेगी, अगर वो वैसा नहीं भी है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूँ, मेरे को 8th 9th क्लास तक तो खेलने का बहुत ज़्यादा ही शौक था, क्रिकेट खेलने का, अभी भी है, लेकिन अभी इतना नहीं है कि मैं मेरा काम धंधा छोड़ दूँ या कुछ छोड़ दूँ। उस समय पे तो बहुत अति लेवल था, पढ़ाई लिखाई सब एक तरफ है, ठीक है, क्रिकेट तो बस क्रिकेट ही है। तो मैं खेलने के चक्कर में, अब हम लोग एक जगह पे खेलने जाते थे, रूबी हाउस नाम था उसका, एक ग्राउंड था रूबी हाउस, ठीक है, CAD पे है, अभी भी होगा शायद, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग खेलते थे। अब वहाँ हमें जगह बहुत मुश्किल से मिलती थी, कभी खेलने को जगह मिलती थी, कभी वहाँ पे कुछ लफंगे मवाली टाइप, गुंडे टाइप लोग आते थे, वो खेल रहे थे, तो उनसे हम लड़ने की ताकत भी नहीं रखते थे, ठीक है। तो हम उनसे बस रिक्वेस्ट करते थे, वो हमें खेलने दे तो ठीक, नहीं तो हम उनको देख लेते थे। अब कई बार सुबह संडे को सुबह 6 बजे जाए, ग्राउंड रोके, और उसके बाद वो लोग आ जाते थे तो हटना पड़ता था। तो 1-2 बार क्या हुआ है, उनके आने से हटना पड़ा हमें, तो मेरे सारे दोस्त लोग चल गए, मैं उनको देखता रहा खेल रहे हैं। तो मैंने एक बार उनसे ही जाके पूछ लिया कि तुम्हारे साथ मैं भी खेल लूँ क्या, बहुत बढ़िया खेलता हूँ, ठीक है।
तो उनका कोई एक आध प्लेयर शॉर्ट होगा तो मुझे भी खिला लिया, ठीक है। अब मैं उनके साथ खेलने लग गया। अब वो मेरे को हर संडे बुला लेते, तो मेरे को तो खेलने से मतलब था। और वो एकदम निहायती लफंगे टाइप लोग, सारे बटन खुले रहते उनके, सिगरेट पीते वो लोग। एक तो ऐसा था कि एक बैटिंग करने आता और पहले वो लेने जाता, यूँ करता, फिर खेलने आता। हाँ भैया तो मैं मतलब मैं कभी अभी सोचता हूँ तो मेरे को गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है खुद पे कि मैं खेलने के चक्कर में किस हद तक चला जाता था। मैं ऐसे लोगों के साथ खेलता था, ऐसे मवाली टाइप लुच्छे लोगों के साथ। जब मैं इनके साथ खेलता था तो पूरी सोसाइटी में मेरी इमेज इनकी तरह बन गई थी। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो मेरी मम्मी को ये भी कह दिया था कि आपका लड़का सिगरेट पीने लग गया है। तो मेरी मम्मी आते वक्त चेक करती थी मेरा मुंह, वो सब चीज़ें। मैं कहा पागल हो गया, मैं नमाज वमाज पढ़ता हूँ, ये सब करूँगा क्या? तो बोला फिर क्यों बोल रहे लोग? क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ बैठता था, ठीक है, बैठता नहीं था, इनके साथ खेलता था, ठीक है। फिर तेरे साथ तो तू तो हाँ, तो अब मैंने टाइम एंड आउट ऐसे लोगों के साथ फिर मैंने रहना छोड़ा और फिर मैं थोड़ा ट्रैक पे आया वापस, ठीक है। तो जब आप जिस सोसाइटी के साथ रहते हो आपको लोग उसी तरीके से पहचानते हैं। तो नॉन बाय एसोसिएट, जैसे के साथ आप हो वैसा ही आप माने, भले आप एक्चुअल में वैसे हो कि नहीं हो। संगति का असर तो, और एक बात और याद रखना, ये बात अगर कही जा रही है तो इसमें सच्चाई तो होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो तो आप बिल्कुल भी चेंज नहीं होगे। जैसे मेरे को थोड़ी गालियाँ वालियाँ मेरे मुंह से निकलने लगी थी इनके साथ रहकर, ठीक है, तो वो इनके साथ रहकर ही आई थी। तो आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो कलर तो चढ़ ही जाएगा। संगति का असर होता है, ये बिल्कुल 16 आना सच बात है। तो दे के बताऊं कि बाहर बताऊं? देखो अब ये रूल ये कहता है, इसको एडजस्टम जेनरिस के साथ कंपेयर करेंगे हम लोग। अगर कोई एक्ट के अंदर कोई वर्ड है, जैसे एक एग्जांपल, अब ये एग्जांपल तो तुम दे नहीं सकते ना, किसी एक्ट में लिखा हुआ है कि इन एग्जामिनेशन हॉल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर प्रोहिबिटेड, लाइक मोबाइल फोन और ईयरफोन और स्मार्ट वॉच, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन हॉल में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? प्रोहिबिटेड, ठीक है। बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अब कोई बच्चा, मान लो ये अपना कार्तिक वॉकी टॉकी लेके चला गया हो, ठीक है, तो उनको बोला एग्जाम वालों ने कि ये क्या लेके आया, हटा इसको लेके जा। आपने वॉकी टॉकी मना नहीं किया, आपने मोबाइल फ़ोन लिखा था, स्मार्टफोन लिखा था, ईयरफोन लिखा था, देखो ये कुछ भी नहीं है। अबे आगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी तो लिखा था, तो ये वॉकी टॉकी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में नहीं आता क्या? हटा इसको, लेके जा बाहर, ठीक है। तो क्या उसको रोक सकता है वो सेंटर वाला? बिल्कुल रोकेगा। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक तरीके का क्या है, एक जनरल वर्ड है जो आपको पूरी लाइन पढ़ के समझ में आएगा कि हाँ क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब भले वहाँ पर एग्जेक्ट्रा नहीं लगाया पीछे, वहाँ मोबाइल फ़ोन ईयरफोन लिख के छोड़ दिया, फिर भी आगे कहीं पैराग्राफ में ऊपर नीचे कहीं पे मीन्स कम्युनिकेशन लिखा है, तो आप उसमें वॉकी टॉकी भी इंक्लूड करोगे, भले वो उसमें इंक्लूड नहीं, ठीक है। तो ये है नॉन बाय एसोसिएट। वॉकी टॉकी का मतलब हमने किससे निकाला? मोबाइल फ़ोन से, ईयरफोन से, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से, सारे वर्डों को पढ़ के हमने निकाला कि वॉकी टॉकी भी अलाउड नहीं है। तो ये नोस्टेरिया सॉसिस का रूल ये है, नॉन बाय एसोसिएट। अब इसको एडजस्टम जेनरिस से कंपेयर करता हूं। यहां पर कुछ वर्ड होंगे और उस वर्ड से ही एक वर्ड का मतलब निकलेगा, और यहां पर जनरल वर्ड का मतलब स्पेसिफिक पे अप्लाई किया जाएगा। मतलब अगर मान लो कोई दो वर्ड है, उसका कोई जनरल मीनिंग है, एक ज़्यादा जनरल है, एक का वो मतलब नहीं निकल रहा है। वॉकी टॉकी और मोबाइल फ़ोन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। यहाँ सिम कार्ड डलता है, यानी क्या क्या होता है, यहाँ पे गेम्स खेल सकते हो। वॉकी टॉकी सिर्फ हाँ यस यस कमिंग यस, बस यही काम आता है। वो रेंज भी लिमिटेड है, इतनी रेंज तक काम आएगा, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। लेकिन फिर भी मैंने वॉकी टॉकी को भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में ले लिया और डिसअलाउ कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जनरल टर्मिनोलॉजी में वर्ड यूज हो रहे हैं ना, ठीक है, उनको स्पेसिफिक वालों पे भी अप्लाई कर दिया जाएगा। वहां स्पेसिफिक वर्ड से जनरल वर्ड का मतलब निकाला जा रहा था। एडजस्टम जेनरिस एक रूल है
जो इस प्रिंसिपल से निकला है, ये अपने आप में एक पूरा प्रिंसिपल है। इट इज अ वाइडर कंसेप्ट एंड दैट वन वाज नैरो, वो कम था। रुक जा, मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ फिर डाउट लूंगा, पूरा कंप्लीट सुन लो बराबर। तो ये जो है ना, ये वाइडर है, वो नैरो है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर्ड है, ये हर लॉ पे अप्लाई होता है। और आप एक बात बताओ मुझे ईमानदारी से, जितनी भी लॉ आपने आज तक पढ़ी है, कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि कोई लाइन आप पढ़ रहे हो और वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपने उसे पूरा पढ़ा तो समझ में आ गया, जबकि वो चीज़ आपको डिक्शनरी मीनिंग से भी समझ में नहीं आती। जब आप उस वर्ड को डिक्शनरी में टाइप करते हो तो भी समझ में नहीं आता, लेकिन आप वो पूरी लाइन पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है, सर इसका शायद ये मतलब होगा, आगे तो पढ़ो। तो ये है ये रूल कि कई बार किसी वर्ड के मतलब पूरे पैराग्राफ को, पूरी लाइन को, पूरे लॉ को पढ़ के समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आता। तो ये अपने आप में एक प्रिंसिपल है। एडजस्टम जनरस इसका ही एक रूल है, वो नैरो है, ये वाइडर है। उसके लिए फिक्स है 5 बातें। पहले स्पेसिफिक वर्ड होने चाहिए, स्पेसिफिक वर्ड की कैटेगरी होनी चाहिए, फिर जनरल वर्ड होने चाहिए, एग्जॉस्टिव लिस्ट ना हो, जनरल वर्ड का खुद का मीनिंग ना हो। 5 कंडीशन पूरी होगी तो एडजस्टम जनरस लगेगा। इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो हर जगह लगेगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है पहले स्पेसिफिक वर्ड हो कुछ जनरल वर्ड हो, कुछ भी नहीं है। तुम तो लाइन पढ़ो, मतलब समझ में नहीं आ रहा, पूरी लाइन पढ़ो, पूरी लाइन में समझ में नहीं आ रहा, पूरा पैराग्राफ पढ़ो तुम्हारी एसेस, अब समझ में आ गया, हाँ तो वही मतलब है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हाँ, अगर उस वर्ड का खुद से ही कोई मतलब है तो पहले तो वही लो, लिटरल कंस्ट्रक्शन तो हमेशा प्रिवेल करेगा। अगर ग्रामेटिकल सेंस से मीनिंग निकल रहा है तो ये नोटेक फोटेक कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। पहले ग्रामेटिकल नहीं लग रहा, ऑर्डिनरी नहीं लग रहा, तो फिर ये समझ गए। तो ये रूल है नोस्टेरिया एसोसिस, यही है क्या, नोस्टेरिया एसोसिस। एग्जाम्पल आप इसका दो कि संगति का असर, इस आज के एग्जाम्पल के बाद ये याद रखना, अपने दोस्त हमेशा चुन के लेने चाहिए। ऐसा हिंदी में एक और कहावत होती है कि दुश्मन को आप चुन नहीं सकते, दोस्त को तो आप चुन सकते हो, ठीक है। और एक बात मैंने कहीं से सुनी थी कि एक बार 100 दुश्मन एक पागल दोस्त के बराबर होते हैं। अगर एक पागल दोस्त चुन लिया आपने तो वो 100 दुश्मनों से भी ज़्यादा खराब होगा। संगति का असर। और एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको, जिसमें हम वॉकी टॉकी को भी लेंगे। अगर बात किसकी हो रही है, मोबाइल फ़ोन की या लैपटॉप की या ईयरफोन की, स्मार्ट वॉच की, ये सब अलग तरीके की चीज़ें हैं। चलो एक बार रीड करते हैं इसको, अंडरलाइन करना जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ। दे दो, ला पेंसिल दे, जल्दी दे, टाइम नहीं। 2-1 एग्जांपल इसने भी दिए हैं, वो भी बात करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, मुझे पता है तुम्हारा डाउट है। नोस्टेरिया सॉसेज मीन्स, पहले तो इसका मतलब लिख लो जो मैंने बताया है, नॉन बाय एसोसिएट। ये सीधा प्रिंसिपल समझा रहा है, मतलब नहीं बता रहा। नॉन बाय एसोसिएट, 2 or more words are susceptible of analog meaning, coupled together they are understood to be used in their cognate sense। अगर 2 या 2 से अधिक वर्ड है और उनके कुछ एनालॉग अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं तो कपल्ड टुगेदर, उनको जोड़ो और जोड़ने के बाद उनका जोड़े से मतलब निकालो। किससे मतलब निकालो? जोड़े से। सो देयर कलर फ्रॉम ईच अदर, मतलब अगर मोर जनरल वर्ड आर बीइंग रेस्ट्रिक्टेड टू अ सेंस एनालॉग टू दैट ऑफ द लेस जनरल वर्ड, मतलब अगर मान लो किसी वर्ड का कोई मोर जनरल मीनिंग है लेकिन उसके जनरल मीनिंग से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जो लेस जनरल वाले हैं जिनको आपने सबको जो मीनिंग दिया है, जैसे वॉकी टॉकी एकदम अलग चीज, ये सब फिर भी एक रडार में फिक्स हो रहे हैं। वॉकी टॉकी एकदम अलग जा रहा है लेकिन मैंने वॉकी टॉकी को भी इनका कलर दे दिया, तू भी अलाउड नहीं है, तू भी अलाउड नहीं, ये अलाउड नहीं, तू भी अलाउड नहीं। तो वॉकी टॉकी एक मोर जनरल सेंस में यूज होता है, उसका क्राइटेरिया अलग है, उसमें कोई सिम कार्ड नहीं डलता, उसका यूसेज अलग है बिल्कुल, लेकिन उसको भी मैंने इनका ही यूसेज दे दिया कि ये अलाउड नहीं है तो तू भी अलाउड नहीं है। 2 एग्जाम्पल इसने भी दे रखे हैं, वो भी पढ़ेंगे। परचेज टैक्स एक्ट में कोई सेल टैक्स एक्ट होगा, सेल टैक्स, उसमें ये लिखा हुआ था मैन्युफैक्चर्ड बेवरेजेस इंक्लूडिंग फ्रूट जूस एंड बॉटल्ड वाटर सिरप्स। इन्होंने कहा था कि कोई मैन्युफैक्चर्ड जूसेस, फ्रूट जूस और बॉटल्ड वाटर सिरप्स,
इनके ऊपर टैक्स लगता। आगे तुम पढ़ लेना, मैं समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चर्ड फ्रूट जूस एंड वाटर बॉटल सिरप्स, ये ऐसे लिखा हुआ था। तो कोई बंदा ठेले पे ऑरेंज जूस बेच रहा होगा, ऑरेंज जूस, तो ये सेल टैक्स वाले हरामखोर उस ऑरेंज जूस के ऊपर सेल टैक्स लगा के चले गए। बोला ये तुम्हारे जितने भी ऑरेंज जूस, अच्छी दुकान अच्छी चलती होगी, खूब भीड़ रहती थी, तो बोला आपके ऑरेंज जूस पे भी लगे, लेकिन वो ऑरेंज जूस पैक्ड नहीं थे, ठीक है, वो पैक्ड नहीं थे, वो वही क्या बोलते हैं उसको, हाँ मतलब हाँ कांच के गिलास में संतरे वंतरे छिलकर मशीन में जूस निकालकर हैंडमेड तरीके से देते थे वो, ठीक है। तो वो क्या नहीं थे, पैक्ड नहीं थे, तो उस पर थोड़ी लगेगा एमआरपी एक्ट, थोड़ी लगेगा उस पर, उसकी एमआरपी नहीं थी कुछ, ठीक है। तो रॉ आइटम था वो तो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं फ्रूट जूस लिखा हुआ है ना, तो फ्रूट जूस में आप भी आ गए। तो बोला फ्रूट जूस के आगे मैन्युफैक्चर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, पीछे वाटर सिरप्स लिखी हुई है, ठीक है, पैक्ड होना चाहिए। सारे वर्डों को पढ़ो और फिर देखो क्या मेरा ऑरेंज जूस उसमें फिट बैठ रहा है। सिर्फ फ्रूट जूस सुन के तुमने मेरे ऑरेंज जूस पे भी टैक्स लगा दिया, तो यहाँ ऑरेंज जूस उसमें काउंट नहीं होगा। एक और शानदार एग्जांपल इसने दिया है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का। किसी एक्ट में ये लिखा हुआ था कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को कोई टैक्स देना पड़ेगा, वो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट विच इज कैरीन ऑन ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन, जो उसमें क्या चला रहे हैं, कोई ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें इन्होंने क्या किया, एक कोई डॉक्टर होगा, कोई डॉक्टर, वो अपने घर के नीचे प्राइवेट डिस्पेंसरी चलाता था, घर के नीचे, तो इन्होंने उसको भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में ले लिया और कहा तुम भी तो प्रोफेशन हो, डॉक्टर प्रोफेशन में आता है, तो तुम भी टैक्स भरो। तो इस केस में भी ये डॉक्टर जीत गया। बोला कि वहां प्रोफेशन जो वर्ड है ना, वो ट्रेड और बिजनेस के साथ जोड़ के लो, प्रोफेशन को अलग मत लो। डॉक्टर अपने आप में एक अलग प्रोफेशन है, उस तरीके से बात नहीं हो रही, लिखने में ऐसा आ जाता है ना बिजनेस ट्रेड प्रोफेशन, तो ऐसा लिखा है उन्होंने। अब ये कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी है, घर के नीचे चला रहा है वो तो यहाँ पे अगर तुम प्रोफेशन का मतलब ज्यादा स्पेसिफिक ले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। जनरल समझो, जनरल क्या जनरल समझो, जैसे बिजनेस ट्रेड वैसे प्रोफेशन। तुम इसमें डॉक्टर है, प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, तो उस सेंस में इसको प्रोफेशन समझ रहे हो। हम वहाँ उस सेंस की बात नहीं कर रहे, बहुत जनरल सेंस की बात कर रहे हैं। बिजनेस ट्रेड प्रोफेशन एक साथ यूज में आते हैं, यहाँ प्रोफेशन का अपना कोई मतलब नहीं है, मतलब बिजनेस और ट्रेड का ही है। जो दुकान लेके बैठते हैं उनको देना पड़ता है लाइसेंस वगैरह। कभी किसी डॉक्टर को नहीं सुना होगा तुमने, वो मोर और लेस सोशल एक्टिविटीज में आता है। तो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, इनकी कोई डिस्पेंसरी है या कोई प्राइवेट क्लिनिक है, इस पर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर मैं कोई दुकान खोल के बैठ जाऊंगा तो वो बिजनेस ट्रेड में आता है, वो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, उस दुकान का मेरे को लाइसेंस या टैक्स या फीस जो भी बोलो वो देनी पड़ती है। तो ये डॉक्टर बच के निकल गया। बोला कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में गिनो मेरे को, क्या मैं कमर्शियल हूँ? मैं तो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। डॉक्टर्स उस कैटेगरी में आते हैं, टीचर्स उस कैटेगरी में आते हैं। अभी मेरे ये बिल्डिंग भी कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। हाँ, मेरे पे जीएसटी वगैरह लगेगा जो लगना है, लेकिन ये कमर्शियल नहीं है। तो यहाँ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब निकालो तुम बिजनेस और ट्रेड से। प्रोफेशन को इंडिविजुअली प्रोफेशन में मत लो, इस एक्ट के पर्पस को समझो। यहाँ पे जो लाइसेंस लगाने का उद्देश्य है वो डॉक्टर और इन सब पे नहीं है, दुकानों पे टैक्स लगाना था हमें, तो उस सेंस में कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बोला गया है। तो 2 एग्जांपल इसने दिए, फ्रेश जूस का, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का, एक मैंने दिया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का। अब तुम्हारे जो भी डाउट हो पूछो, उससे पहले मैं इन दोनों के डिफरेंस भी यहाँ लिख देता हूँ। ये नॉस्टेरिया एज सॉसेस, नाश सत्यानाश, और रूल ऑफ एजस्टम जेनरिस। पहली बात तो ये नैरो है, ये वाइडर है। ये अपने आप में एक प्रिंसिपल है, ये उस प्रिंसिपल का एक रूल है। यहां पे जो वर्ड है वो सारे ही जनरल सेंस में यूज होते हैं, और यहां पे अलग पिक्चर है। यहां पे क्या है, स्पेसिफिक वर्ड है फॉलोड बाय जनरल वर्ड, और जनरल किसका कलर ले रहे हैं, और यहाँ पे तो मैं किसी का कलर वलर ही नहीं ले रहा हूं, मैं तो यहाँ सारे जनरल वर्ड को जनरली समझ रहा हूँ। बस उस वर्ड का मुझे इंडिविजुअली मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसका मीनिंग भी वही समझ रहा हूँ जो जनरली होता है। मैं उसके स्पेसिफिक वर्ड को तो ले ही नहीं रहा। यहाँ पे मैं उल्टा कर रहा हूँ इसके,
यहाँ पे मैं स्पेसिफिक वर्ड को यूज ही नहीं कर रहा, उल्टा मैं उसको किस सेंस में समझ रहा हूँ, जनरल सेंस में। और यहाँ स्पेसिफिक के बाद जनरल वर्ड है, मैं जनरल का मतलब क्या समझ रहा हूँ, स्पेसिफिक समझ रहा हूँ। एग्जाम्पल सबके अलग अलग है, याद रखना। और फिर भी ये चीज इसमें से ही निकली है तो थोड़ी सिमिलरिटी तो तुम्हें दिखेगी, स्वाभाविक है, इसीलिए दोनों को साथ में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, हाँ योगेश सवाल पूछो, तेज बोल थोड़ा। हाँ फिर एडजस्टम जनरस लग जाता, फिर स्पेसिफिक के बाद जनरल आ जाता ना। देखो वर्ड से ही तो सब कुछ फर्क पड़ता है, लाइक एक्सेट्रा। ये बात याद रखो, एडजस्टम जनरस में तो 5 बातें एक साथ लगनी चाहिए। पहले स्पेसिफिक वर्ड हो, उसकी एक कैटेगरी हो, वो कैटेगरी एग्जॉस्ट ना हुई हो, उसके बाद जनरल वर्ड हो, जनरल वर्ड का कोई मीनिंग ना हो, 5 और साइमल्टेनियसली पूरे हो रहे हैं तो एडजस्टम जनरस लगेगा। अब मैंने कल तुम्हें जितने भी एग्जाम्पल दिए वो सब में तुम देख लो 5 पूरे हो रहे हैं, कोई सा भी लो। चलो सोप वाला एग्जाम्पल लेते हैं, सोप ब्यूटी प्रोडक्ट एंड अदर सच आइटम। सोप ब्यूटी प्रोडक्ट ये स्पेसिफिक वर्ड हो गए, इनकी एक कैटेगरी होती है, सोप में, ब्यूटी प्रोडक्ट में, फेस वॉश, ये सब इसकी कैटेगरी है। ये कैटेगरी एग्जॉस्ट नहीं हुई है, सिर्फ सोप लिखने से एग्जॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट में फेस वॉश वगैरह सब आ सकते हैं। जनरल वर्ड यूज हो रहे हैं, सच अदर प्रोडक्ट, जनरल वर्ड का कोई खुद का मीनिंग नहीं है, तो अब हम जनरल वर्ड के अंदर सब स्पेसिफिक वर्ड यूज कर लेंगे। क्या, जैसे फेस वॉश हो गया, और क्या होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट में, वो डिटेन फिटेन क्या बोलते थे कल तुम लोग, हाँ सनस्क्रीन ले लो, ठीक है, और एसेंशियल ऑयल्स ले लो, ठीक है। इसने तो सुने ही नहीं है बेटा, इसको लेके जा। तो ये सरसों का तेल लगा के आती है तो इस तरीके से एडजस्टम जनरस में यहाँ पर ये 5 चीजें हैं, वहां पर एडजस्टम जनरस लगेगा, ठीक है। अदरवाइज ये रूल तो बहुत सारी जगह लगता है, तो रूल कहीं पे भी लग जाएगा, जहां पे कोई वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा, पूरी लाइन को रीड कर लो तो वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ नोस्टेरिया एसोसिस। अगला ये और गंदा है, कंटेम्पोरेरी एक्सपोस्टिया, ठीक है, कंटेम्पोरेरिया एक्सपोस्टिया नहीं। अब इस रूल का मतलब है कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। उतना भी समझ नहीं आ रहा, इसका अंग्रेजी में मतलब है कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, ठीक है। और इसका मतलब था नॉन बाय एसोसिएट। कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ मतलब पहले भी बात हो चुकी है, पहले ध्यान दे लो, सुन लो। कभी भी किसी लॉ को समझना है तो कस्टम को पढ़ो, उसके पहले जो ट्रेडिशंस थे, जो मान्यताएं थी, कस्टम मतलब मान्यताएं, उन मान्यताओं को पढ़ो, उन कस्टम को पढ़ो, तो आपको लॉ समझ में आ जाएगा। क्योंकि हर लॉ के पीछे कोई कस्टम था, कोई ट्रेडिशन था, उस ट्रेडिशन के बाद वो लॉ आया है। और इस रूल में एक और बात बोली गई है, 2 बात बोली गई है, तो कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ पहली, और दूसरा किसी भी रूल को, लॉ को समझने के लिए उस किसी भी स्टैच्यू को या किसी भी डीड को समझने के लिए उस समय में जाओ when it was made, जब वो बनाई गई थी। आपको बहुत सारी चीजों का मतलब आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब वो बनाई गई थी तब उनको समझोगे तो आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा। इसके सैकड़ों एग्जाम्पल्स है। एक मैंने आपको एवरग्रीन एग्जाम्पल दिया था, कौन सा, वो झाड़ू वाला, ठीक है, झाड़ू लगाने वाला, ठीक है। आपको वो समझ में नहीं आएगा आज के शाम को झाड़ू लगाने से रोजी क्यों चली जाती है, लक्ष्मी क्यों चली जाती है, लेकिन जब बरसों पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, आप उस समय देखोगे
तो उस समय लोग अगर झाड़ू लगाते थे शाम के वक्त में तो उनका कीमती सामान घर के बाहर फेंक जाता था। तो लोगों ने ये बना दिया कि शाम के वक्त झाड़ू मत लगाओ, नहीं तो लक्ष्मी चली जाएगी। तो ये उस समय में जाके समझा तो समझ में आ गया, आज समझा तो क्या लगा कि ये तो मिथ है, ये तो बकवास है। लेकिन आज समझ में आ गया नहीं, ये बकवास नहीं है, ये सही है। तो कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। एक लाइन याद आ रही है मुझे कि कोई भी कानून को समझना है तो उसको उसकी स्पिरिट से समझो, उसके वर्ड से नहीं। वर्ड से समझोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, स्पिरिट से समझो। जैसे हम कई बार पढ़ते पढ़ते लॉजिक की बात करते हैं, इसके पीछे ये लॉजिक होगा, इसके पीछे ये लॉजिक होगा। तो शब्दों में मत जाओ, भावनाओं पे जाओ, ठीक है। तो सर लॉ की भी भावना होती है क्या? हाँ होती है, हर भावना से ही लॉ बनता है, ठीक है। किसी चीज के पीछे कोई स्पिरिट ना हो तो उसके पीछे कोई लॉ भी ना हो। कोई स्पिरिट होती है तभी उसके पीछे क्या बनता है? लॉ। लॉजिक्स तो हमेशा होते हैं। हम शब्दों से पढ़ते हैं इसलिए टफ लगता है। हम जब भी स्पिरिट पढ़ेंगे तो हमें वो चीज लंबे समय तक याद भी रहेगी और समझ में भी आएगी। कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। सबसे बढ़िया चीज है, कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। एक बार इसको टिक कर लो, फिर कुछ एग्जांपल देखेंगे इसकी। देखो, the doctrine is based on the concept that where a statute or document is to be interpreted by referring to the exposition। ये exposition लिख दी है contemporary authority। तो इसके नीचे लिखा हुआ है law should be understood in the sense in which it was understood at the time when it was passed। आप उसको तब जाके समझो जब वो पास हुआ था। फिर नीचे लिखा हुआ है custom is the best interpreter of law। लॉ को समझने का सबसे अच्छा इंटरप्रेटर कौन है? कस्टम। आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, ठीक है। एक बात याद रखना, ये लाइन सिर्फ ट्रेडिशनल लॉ पे लगेगी, मॉडर्न लॉ पे नहीं। मॉडर्न लॉ तो आज ही लिखे गए हैं, उसके पीछे क्या कस्टम होंगे। आज कोई भी लॉ बनता है तो उसका लॉजिक सबको याद होता है। आज जो कोई लॉ बनता है तो उसका लॉजिक तो सबको याद होता है, पहले का नहीं। जैसे हमारे यहाँ एक एग्रीकल्चर का लॉ था, असेंशियल कमोडिटीज़ के प्रिवेंशन को रोकने के लिए एक एग्रीकल्चर लॉ था, सुनना बराबर। अब अभी उस लॉ में लिखा हुआ था कि कोई भी बंदा अगर अपने घर में अनाज रखता है इतनी इतनी क्वांटिटी तक तो उसको जेल हो जाएगी और वो अनाज सरकार सीज कर लेगी। ये लॉ आया था 1965 में, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। बहुत पुराना लॉ है ये। प्रिवेंशन, नाम याद आ गया मुझे, प्रिवेंशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ये एक्ट का नाम था कि आप एसेंशियल कमोडिटी को अपने घर पे होल्ड नहीं कर सकते, रख नहीं सकते। अब किसी को ये लगेगा, आज अगर मान लो मेरे घर पे कुछ थोड़ा अनाज पड़ा हुआ है, दाल चावल है, 20-20, 25-25 किलो है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मैं बोला क्यों पागल है क्या तू, क्यों पकड़ के ले जा रहे हो मुझे? बोला इतना सारा अनाज आपके घर में पड़ा हुआ है। तो क्या, तो वो लॉ पढ़ो, प्रिवेंशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ है। वो एसेंशियल कमोडिटी आप अपने घर में नहीं रख सकते ज़्यादा क्वांटिटी में। मतलब पागल है क्या हुआ, ये कौन सा लॉ है? तो उस समय में जाओ, उस समय में क्या होता था, ब्लैक मार्केटिंग बहुत होती थी, ठीक है। टेक्नोलॉजी में हम इतने आगे नहीं थे, वर्कफोर्स हमारी इतनी अच्छी नहीं थी, नेता करप्ट थे, भुखमरी में जी रहे थे, अनाज की उपज इतनी ज़्यादा नहीं थी, ग्रीन रिवोल्यूशन आया नहीं था, वीट का प्रोडक्शन इतना हुआ नहीं था, कम थी हमारे पास सारी चीज़ें। उस कमी का लोग फ़ायदा उठाते थे, खूब सारा अनाज अपने घर में रख लेते थे, दाम बढ़ने का इंतज़ार करते थे, फिर वो अनाज बेचते थे। इस तरह की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ये लॉ लेकर आए थे। आज समझ में आएगा ये? जितना रखना है रखो, करो, कितनी होर्डिंग करोगे? कोविड में कर ली, फिर भी थोड़ी बहुत, अब कर सकती हो क्या? तो वो प्रिवेंशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कोविड में एक्टिव हुआ था वापस, बीच में ठंडा पड़ा हुआ था, कोविड में एक्टिव हुआ था। सरकार ने कहा जिसने भी अपने घर में एसेंशियल कमोडिटी अनाज वगैरह ज़्यादा रखा उसको ढल लेंगे हम लोग और प्रिवेंशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा देंगे उसके ऊपर और जेल में डाल देंगे। आज नहीं है, आज रखो तुम्हें जितना अनाज रखना हो, ठीक है, और करो इंतज़ार। कितना इंतज़ार करोगे भाव बढ़ने का? आज जब जिस जगह पे रखोगे ना उस जगह का किराया उतना हो जाएगा जितना तो भाव ही नहीं बढ़ता अनाज का, ठीक है। तो आज इस बात का कोई महत्व, लेकिन आज समझाना हो मुझे तो उस सिनेरियो में जाना पड़ेगा। कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ। उस समय क्या लॉ थे, उस समय क्या ट्रेडिशन थे, ये समझना होगा अगर हमें किसी भी लॉ को समझना है। ये वर्ड याद रखना मेरे, किसी भी लॉ को उसकी स्पिरिट से समझा जाता है, उसके वर्ड से नहीं।
एक जना मेरे से पूछ रहा था कभी खेलने में, क्रिकेट खेलने में, यार ये LBW का रूल क्यों होगा? जिसको क्रिकेट समझ नहीं आता वो इग्नोर करना, ठीक है। LBW का रूल होता है, याद है ना तुम लोगों सबको, ठीक है। आप खेल रहे हो, पाँव पे बॉल लग गई, आउट, ठीक है। या फिर एक रूल होता है कि एक ओवर में एक ही बाउंसर अलाउड है। ये रूल क्यों है? तो एक ज़माने में 83 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, तो तुमने 83 वाली मूवी में देखा होगा कि एक बाउंसर वो अपने इंडिया के प्लेयर को लग गया था, खून जार हो गया था, क्या था, संजय मांजरेकर कौन था वो पता नहीं, ठीक है, एडमिट हुआ था। तो उस समय क्या कि वेस्ट इंडीज़ के बॉलर थे तो लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, ठीक है, 4 किलो के तो होट होते थे उनके, ठीक है। वो भागते थे ना, तो जब वो भागते थे तो ऐसे डर लगता था, ऐसा बॉल लेके आते थे, तो खूब बाउंसर मारते थे वो बाउंसर मारते थे। उस समय हेलमेट इतने अच्छे वाले नहीं थे, तो बाउंसर आगे पड़ते थे यहाँ पे, ठीक है। तो उस समय इनके इन वेस्ट इंडीज़ के मुस्टंडों की वजह से रूल लगा था कि तुम 6 बॉल में से एक ही बाउंसर डालोगे बस, ये लगलुगन आ जाए। आज कोई समझे तो लगे क्या रूल है बकवास, बाउंसर का क्या है, डालो ना, 1 डालो, 2 डालो, ज़्यादा बाउंसर डालोगे वाइट चल जाएगी, चौका मिलेगा। लेकिन उस समय वाइट की वजह से नहीं था, लगने की वजह से था ये रूल। LBW का रूल क्यों था? पाँव से खेलते थे लोग, जहाँ बॉल आई पाँव ले आते थे ऐसे, ठीक है, तो विकेट पे जाने ही नहीं देते थे, तो बोला पाँव पे लगेगी तो आउट है साले तुम्हारी, ऐसी तैसी, ठीक है। तो उस चीज़ को समझकर लॉ को समझा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। आप किसी भी लॉ को समझो उस समय में जाकर जिस समय में वो लॉ बना था। समझे? ये आपके सारे रूल खत्म हुए। कल से अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एड्स टू इंटरप्रिटेशन।